हेलो एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। होप सो आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की ये मैं कुछ दो तीन वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कैसे इटालियन पीएचडी आपके लिए फ़ायदे में होती है, और कैसे आपने इनके पोजीशंस को सिक्योर करना है, और कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ये सब हम जो है ना हम इन तीन वीडियोस में या दो वीडियोस के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको अपना। काफ़ी लोग जानते हो, मेरा नाम मोहम्मद अवैस है और मैं पाकिस्तान की सिटी अलीपुर से बिलोंग करता हूँ। और मैं बहुत दिन ज़कीर यूनिवर्सिटी मुल्तान में 2014 से अब तक वहाँ पे एजुकेशन ले रहा था। मैंने अपना बैचलर भी वहीं पे किया, मैंने अपना मास्टर भी वहीं पे किया, और मैंने फिर पीएचडी में एनरोलमेंट भी ली थी यूनिवर्सिटी ऑफ अकाड़ा में। बट मैं रिसर्च बीजी बहुत दिन ज़कीर यूनिवर्सिटी मुल्तान में कर रहा था। तो इस दौरान 2018 से ग्रेजुएशन के बाद मैं पब्लिक सर्विस कमीशन और दूसरे टेस्टों की भी तैयारी में मसरूफ था। लेकिन फिर मुझे एक चीज़ फील्ड हुई कि ये मेरी फील्ड नहीं है, मेरी फील्ड रिसर्च है। तो इस वजह से मैंने जो है वो पीएचडी को परसू करने की ट्राई की और अपना जो है जर्नी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप की तरफ कंटिन्यू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पिछली पोस्ट आपने पढ़ी होगी, तो 5 महीने की 6 महीने की मुसलसल मेहनत के बाद जो है मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस थे। और वो ऑप्शंस मैंने कैसे सिक्योर किए, और करंटली मैं कौन सी पीएचडी परसू कर रहा हूँ, तो उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इटालियन पीएचडी 2024, जो कि 40th साइकिल होगा। यहाँ पर जो है ना हर साल एक सेशन होता है, एडमिशन होते हैं, तो उसको ये साइकिल का नाम देते हैं। जैसे 2024 के अंदर जितने भी एडमिशन होंगे उस फंड के अंदर, तो उसको ये 40th साइकिल करेंगे। हमारा जो साइकिल था वो 39 था। सेम जो पिछले साल का था वो 38 था। तो इसी तरह से हर साल ये साइकिल जो है ना अपना अपडेट करते हैं। अब इटली के अंदर क्यों मैं आपको प्रेफर करूंगा या मैं आपको कहूंगा कि आपने इस पे अप्लाई करना है, तो इसकी मल्टीपल रीजंस है। कुछ मैंने यहाँ पे लिस्ट की हैं, जिसमें सबसे ज्यादा है, जो सबसे मेन है वो है इनकी नंबर ऑफ पोजीशंस। हर साल इटली के अंदर 3 टर्म्स में एडमिशन होते हैं, 3 इंटेक्स में एडमिशन होते हैं। और उन 3 इंटेक्स के अंदर थाउजेंड्स ऑफ पोजीशन होती हैं। पिछले साल 18,000 पीएचडी पोजीशंस अनाउंस हुई, और हो सकता है अगले साल इससे भी नंबर जो हो वो ज्यादा हो। तो यूनिवर्सिटीज जो है वो मार्च से अपने एडमिशन ओपन करती हैं, और नेक्स्ट ईयर जून जनवरी फरवरी तक ये जो है ना एडमिशन कंटिन्यू होते हैं, जाते हैं। अच्छा, अब इन 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 पीएचडी पोजीशंस में से जो 99% है वो फंडेड होती हैं। जैसे अगर फिजिक्स की बात करें, तो जब हमारी कॉल ओपन हुई थी तो उसमें 44 पोजीशन थी, और उसमें सिर्फ एक पोजीशन जो थी वो सेल्फ फंडेड थी, बाकी सारी फंडेड थी। और वो सेल्फ फंडेड ये इसलिए रखते हैं कि ताकि किसी के पास अगर कोई गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप है तो वो उसको यहाँ पे आके यूज कर सके। जैसे हमारा एचसी फंड देता है, उस फंड को आप यहाँ पे एडमिशन के अंदर जो है ना कैश कर सकते हो। नेक्स्ट, यहाँ पर जो पीएचडी होती है वो इंग्लिश के अंदर होती है, इटालियन लैंग्वेज के अंदर नहीं होती। जैसे चाइना में अगर आप जाओ तो चाइनीज कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जहाँ पे आपको लैंग्वेज रिक्वायरमेंट होती है, इधर कोई भी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट नहीं होती। और इसके अंदर इटली के अंदर काफी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज हैं। जो इनकी टॉप 10 यूनिवर्सिटीज हैं उनके मैं नाम आपको बता देता हूँ, जिसमें सबसे पहले सैपिएंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम है, जो कि एक बहुत ही टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है। सेकंड नंबर पे आती है यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया, और इसी तरह से यूनिवर्सिटी ऑफ पादोवा जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, ये भी थर्ड या फोर्थ नंबर पे आती है। पॉलिटेक्निको दी टोरिनो, पॉलिटेक्निको दी मिलानो, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान। ये जो बड़े इनके मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, रोम हो गया, मिलान हो गया, और ट्रेंतो हो गया, ट्यूरिन हो गया, तो इनके अंदर जो यूनिवर्सिटीज हैं इनकी रैंकिंग काफी अच्छी है। लेकिन अगर आप साउथ में चले जाओगे तो साउथ की यूनिवर्सिटीज भी काफी अच्छी हैं, क्योंकि डेफिनेटली यूरोपियन की जो भी यूनिवर्सिटी होगी तो उसका एक फंड होगा और उसका एक चार्म होगा। इवन अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ कैलाब्रिया या पलार्मो के अंदर चले जाते हैं तो वहां पे भी आपको वही स्टाइपेंड मिलेगा जो कि आप इनकी सैपियंजा यूनिवर्सिटी में लोगे। शर्त यह है कि वो मैरी क्यूरी का फंडेड प्रोजेक्ट ना हो। मैं मैरी क्यूरी की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं सिंपल पीएचडी पोजीशन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद भी अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या एक्सेप्टेंस लेटर जरूरत है। नहीं, आपको किसी सुपरवाइजर से कोई कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फंड जो होता है, पोजीशन एक सुपरवाइजर के पास है। उसका एडमिशन कमेटी के साथ कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। एडमिशन कमेटी ने बंदा हायर करके सुपरवाइजर को देना है यहाँ पे, इसीलिए आपने सुपरवाइजर से कांटेक्ट नहीं करना। हाँ, सुपरवाइजर को आप इस सेंस में कांटेक्ट कर सकते हो कि उसको प्रपोजल लेटर में वो आपकी हेल्प कर देगा, बट वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता, जरूरत उसकी नहीं होती। नेक्स्ट जी, तो क्या आपका जो फील्ड, एक और क्वेश्चन जो बड़ा कॉमन आता है वो ये होता है कि क्या हमने जो बैच मास्टर में थीसिस किया, एक बंदे ने पॉलीमर पे काम किया, तो क्या उसको यहाँ पर आके उसी फील्ड में काम करना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कि आप किन पोजीशंस पे अप्लाई कर रहे हो।
यूजुअली यहाँ पे दो तरह की पोजीशंस होती हैं, एक होती हैं ओपन कॉल और एक होती हैं फिक्स टॉपिक में। ओपन कॉल और फिक्स टॉपिक का डिफरेंस मैं आपको अभी एक कॉल को ओपन करके भी दिखा दूंगा कि किस तरह से वो अनाउंस है, उनमें डिफरेंस क्या है। जो ओपन कॉल पोजीशन है वो ये होती हैं कि आपने सिंपल एडमिशन सिक्योर करना है, आप यहाँ पे आओगे, कोर्स वर्क कंप्लीट करोगे और आप अपनी मर्जी का सुपरवाइजर ढूंढोगे, आप अपनी फील्ड में जाओ, जिस फील्ड में जाओ यू आर फ्री टू गो। और जो फिक्स पोजीशन होती है उसमें ये होता है कि आपको एक टॉपिक ऑलरेडी डिसाइड होता है, सुपरवाइजर के पास उसकी फंडिंग होती है, तो उसने उसी टॉपिक पे ही आपको काम कराना होता है। जैसे मेरा टॉपिक है ये फिक्स कॉल पोजीशन है, मैंने एक रिजर्व टॉपिक के अंदर ही अपना प्रपोजल दिया था और उसी पे मेरी सिलेक्शन हुई और उसी पे मैंने पीएचडी करनी है, मैं यहाँ पे आके चेंज नहीं कर सकता। अनदर थिंग, डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर एक चेकलिस्ट है जो कि हम सेकंड पोर्शन में डिस्कस करेंगे। सीजीपीए कितना होना चाहिए एप्लीकेशन के लिए, ये पाकिस्तान वाला हिसाब यहाँ पे नहीं है कि मिनिमम 3 सीजीपीए होगा तो आपको वो एडमिशन देगी यूनिवर्सिटी, नो। यहाँ पर हर चीज मैटर करती है, सीजीपीए से लेकर आपके रिकमेंडेशन लेटर तक, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट तक, सब कुछ मैटर करता है। ऐसे बच्चे भी हैं जिनका 2.8, 2.2, 2.3, 2.4 मिनिमम, बड़ी मुश्किल से पास डिवीजन बन रही है लेकिन उनका भी एडमिशन है, और ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी 4 आउट 4 होती है और उनका एडमिशन यहाँ पे नहीं होता। तो सीजीपीए इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया। नेक्स्ट, क्या पब्लिकेशन की रिक्वायरमेंट है? नहीं, कोई पब्लिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पब्लिकेशन हो तो आपके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे लोगों की पब्लिकेशन नहीं होती। एग्जाम्पल यू देख ले कि एक पोजीशन है, उस पोजीशन पे 10 बंदों ने अप्लाई किया और 10 बंदों के पास सीजीपीए जो है वो 3 से प्लस है, 10 बंदों के पास 3 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी है, तो उनके पास इंटरनेशनल कोर्सेज भी हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी हैं, और एक बच्चा है उसके पास पब्लिकेशन है, बाकी 9 के पास पब्लिकेशन नहीं है, तो वो बच्चा स्टैंड आउट करेगा उन सब कैंडिडेट से। तो इसलिए पब्लिकेशन जो है वो आपकी एप्लीकेशन को स्टैंड आउट कराने में हेल्प करती हैं, कंपलसरी यहाँ पे कुछ नहीं है। स्टडी गैप मैटर करता है या नहीं करता? यहाँ पे स्टडी गैप मैटर नहीं करता अनलेस आप उसको जस्टिफाई करो। आपने 3 साल, आपने 2020 में मास्टर किया और उसके बाद 2023 में आप 24 में अप्लाई कर रहे हो, आपका 3 4 साल का गैप है, तो आप उस 3 4 साल के गैप को जस्टिफाई करो तो वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। जस्टिफाई कैसे? कि भाई मैं इस दौरान पे, ये मेरा वर्क एक्सपीरियंस है, मैं जॉब करता था, उसके मार्क्स नहीं होते, उसकी कोई डिडक्शन नहीं होती, लेकिन जस्टिफाई करा दो तो ज्यादा बेहतर हो जाता है। क्या हम अपना फील्ड चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। आप फिजिक्स में हैं तो आप लाजमी नहीं कि यहाँ पे फिजिक्स में पीएचडी करेंगे, नहीं। आप फिजिक्स में हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जा सकते हैं, आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, आप एस्ट्रोनॉमी में जा सकते हैं, फ्यूजन साइंस में जा सकते हैं, आप कंडेंस मैटर में जा सकते हैं, आप यहाँ पर किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। यहाँ पर बड़ा ही डाइवर्सिटी होती है, यहाँ पे ये नहीं होता कि केमिस्ट्री का बंदा है तो वो केमिस्ट्री में जाएगा, नहीं, केमिस्ट्री का बंदा है तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का अलग अलग डिपार्टमेंट होगा। यहाँ पर क्लिनिकल केमिस्ट्री अलग होगी, वो बंदा मेडिसिन में भी जा सकता है, वो बंदा इंडस्ट्री में भी जा सकता है। तो यहाँ पर कोई बाउंड नहीं है कि आपने किस डिपार्टमेंट स्विच करना है या नहीं। इवन कंप्यूटर साइंस के बच्चे फिजिक्स में आ रहे थे और फिजिक्स के बच्चे कंप्यूटर साइंस में जा रहे थे, तो यहाँ पे वो कोई भी जो है ना मसला नहीं होता। हाँ, अगर आपके गोल्स हैं, आपने पाकिस्तान वापस जाना है पीएचडी करके, तो यहाँ पे आप वो डिग्री करें जो आपके पीछे रेलेवेंट है। अगर आपने पीछे एमफिल फिजिक्स किया हुआ है तो यहाँ पे आप वो डिग्री करें जिसमें फिजिक्स का वर्ड लाजमी हो, अदरवाइज हमारी ग्रेड एचईसी इसकी इक्वलेंस नहीं देगी। अच्छा, एक और चीज जो क्वेश्चन आता है वो था कि क्या आइट्स और जीआरई चाहिए? नहीं, पीएचडी के बच्चों को कोई आइट्स नहीं चाहिए, कोई जीआरई नहीं चाहिए। 1% होती हैं कुछ यूनिवर्सिटीज, कुछ प्रोग्राम जिनमें आपको आइट्स रिक्वायर्ड होता है या जीआरई रिक्वायर्ड होता है, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो यूनिवर्सिटी बना के देती है रजिस्ट्रार के ऑफिस से, वो वाला भी चल जाता है, डिपार्टमेंट बना के दे तो वो वाला भी चल जाता है, उसी बेस पे आपका वीजा भी लग जाता है, उसका कोई मसला नहीं होता। एप्लीकेशन फीस कुछ यूनिवर्सिटीज की होती है, कुछ की नहीं होती। जिस यूनिवर्सिटी में मैं हूँ यहाँ पे एप्लीकेशन फीस नहीं है, लेकिन जहाँ पर एप्लीकेशन फीस नहीं होती तो वहाँ पे एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली ज्यादा होती हैं। सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो होते हैं पाकिस्तान बांग्लादेश वाले, वो इन्हीं को टारगेट कर रहे होते हैं। तो आप ऐसा ट्राई करें, आप एक बजट रख लें 100 यूरो का, कि इतने 100 यूरो पाकिस्तान में तकरीबन 32 33 थाउजेंड होगा, तो ये आपकी एक सेमेस्टर की फीस है, आप इतने रख दो। तो उनके साथ आपने फ्री यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई करना है, जिनकी एप्लीकेशन फीस होगी उनमें भी अप्लाई करना है, तो अप्रोक्सीमेटली ये आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। मतलब अगर फ्री की यूनिवर्सिटी या एप्लीकेशन फीस नहीं है तो वहां पर एप्लीकेंट्स हैं 50, और अगर एप्लीकेशन फीस है तो वो होंगे 20, तो वो एक जो है कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। उसके बाद जी एक यहाँ पे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज वो है, ये है कि पिछले साल से स्टार्ट हुई है, 38 साइकिल से स्टार्ट हुई है, वो ये कि आपका यहाँ पे पीएचडी में इनरोल हर बच्चा मिनिमम 6 महीने और मैक्सिमम 1 साल तक किसी भी यूरोप के कंट्री में जाके अपनी एजुकेशन कंप्लीट करेगा।
मेरी जो डिग्री है ये ज्वाइंट डॉक्टरल डिग्री है, इसमें मैंने 1.5 साल एक कंट्री में लगाना है, 1.5 साल स्वीडन में लगाना है। और जब मैं स्वीडन जाऊंगा तो उस टाइम पे मेरा जो स्टाइपेंड होगा वो 1.5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। अगर अभी मुझे 1200 यूरो मिल रहे हैं तो वहां पे मुझे 1800 यूरो मिलेंगे। और ये नॉर्मल पीएचडी के लिए ये टाइम पीरियड 6 महीने से 1 साल तक का होता है। तो आप यूँ समझ लें कि 1 साल आपने किसी और कंट्री के अंदर भी जाके पीएचडी का जो वर्क होगा वो कंटिन्यू करना होगा। और जी वीजा, वीजा लेट होता है, क्या होता है, वीजा इसका 100% श्योर है। लेट हो जाता है, 4 से 6 महीने लग जाते हैं, लेकिन वीजा आता है। कभी भी किसी बंदे का पीएचडी का वीजा रिजेक्ट नहीं हुआ, अनलेस उस पर कोई क्रिमिनल ऑफेंस है या उसका कोई एम्बेसी में मसला हो गया है, उसका कोई, उसने डॉक्यूमेंट नहीं दिया, उसके डॉक्यूमेंट्स में कोई बहुत ज्यादा ब्लंडर है, उसके मैट्रिक की सर्टिफिकेट में नाम कुछ और है, पीएचडी की मास्टर की सर्टिफिकेट में नाम कुछ और है, तो वो भी एम्बेसी बुलाती है कि भाई आपके डॉक्यूमेंट में ये मसला है तो आप उसको करेक्ट करें। Okay, तो अब नेक्स्ट चीज है कि इटालियन पीएचडी के लिए अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो मेन मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने चाहिए। ये बड़ा ही आइडियल टाइम है, अगर आप अभी से इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वर्क कर लें तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 2-2.5 महीने हैं। उन 2 से ढाई महीनों के दरमियान में भी 3 महीने भी आपको मिल जाए, तो इन 3 महीनों में आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अगर प्रिपेयर कर लेते हो तो आप एक प्रॉपर चैनल के थ्रू, प्रॉपर आप सिस्टमेटिक वे में आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कुछ इंक्लूड किए हैं, जिसमें सबसे पहला है जी रिसर्च प्रपोजल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब कोई फिक्स कॉल की पोजीशन होती है तो उसके ऊपर वो प्रपोजल मांगते हैं। वो मैं आपको भी एक जो है ना इटालियन कॉल ओपन करके भी दिखाऊंगा कि कैसे टॉपिक होंगे और उनपे क्या क्या जो है ना वो प्रपोजल ड्राफ्ट कैसे करना है, वो भी है। अच्छा, इस प्रपोजल के अंदर जो है मेन चीजें क्या होनी चाहिए, कुछ यूनिवर्सिटीज बता देती हैं। जैसे मेरे केस में यूनिवर्सिटी ने बता दिया था कि आपने सबसे पहले एक पेज का लेटर ऑफ मोटिवेशन होना चाहिए और उसके नीचे प्रपोजल होना चाहिए। इसी तरह से कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं वो कहती हैं कि भाई आप सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट बताओ, आप मेथोडोलॉजी बताओ और आप सिर्फ रेफरेंसेस दो, एक पेज का प्रपोजल दो। कुछ यूनिवर्सिटीज एक पेज का मांगती है, कुछ 3 पेजेस का। वो लिमिटेशन जो होती है वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है। एक जनरल जो है जो रिसर्च प्रपोजल है उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट होता है, इंट्रोडक्शन एंड लिटरेचर रिव्यू होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग या रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं, मेथोडोलॉजी होती है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होते हैं, पॉसिबल पब्लिकेशन आते हैं, गैंट चार्ट होता है। गैंट चार्ट में आप अपना 3 साल को डिवाइड करते हो कि पहले साल में लिटरेचर रिव्यू करूंगा, सेकंड ईयर में मैं जो है ना इंस्ट्रूमेंटेशन की स्टडी करूंगा और थर्ड ईयर में मैं प्रॉब्लम सॉल्व करके पब्लिकेशन की तरफ जाऊंगा। तो ये गैंट चार्ट आपको गूगल से मिल जाएगा, आप उसको बना सकते हो। ये आप एक्सेल इसमें पावर पॉइंट पीपीटी के अंदर आप बना सकते हो बॉक्सेस की फॉर्म में। और एंड पे रेफरेंसेस जो जो आप साइटेशन यूज कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इसको एंड नोट से ऐड करो या मैंडले से करो, ताकि जो बंदा आपका प्रपोजल पढ़ रहा हो उसको पता हो कि इस बच्चे को एंड नोट, मैंडले, रेफरेंस मैनेजमेंट यूज करना आता है, ये लेमैन नहीं है, इसको रिसर्च मेथोडोलॉजी की नो हाउ है। अच्छा, नेक्स्ट ये होती है यूरोपास के अंदर सीवी। यूरोपास फॉर्मेट एक बड़ा ही यूनिवर्सल फॉर्मेट है, अपना क्या नाम है सीवी का। ये एक वेबसाइट है, ये मैंने लिंक इसका जो है ना वो शेयर कर दूंगा, और उस लिंक के साथ जो है आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैसे आपने सीवी जो है ना वो ड्राफ्ट करनी है। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वो अपना टेम्पलेट दे देती हैं, आपने सिंपल उसके अंदर जो है ना अपना डाटा ऐड करना होता है और सीवी आपने बना के सबमिट करानी होती है। ओके, नेक्स्ट थिंग है जी मोटिवेशन लेटर। मोटिवेशन लेटर कंपलसरी नहीं होता, ये भी ऑप्शनल होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज मांग लेती हैं, कुछ नहीं मांगती। 1 पेज का मोटिवेशन लेटर इज इनफ। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपके मैट्रिक से लेके करंट एमफिल तक सारे आपके पास पीडीएफ फॉर्म में आपने फुल अच्छी तरह से स्कैनर से स्कैन करके रखने हैं। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि कैम स्कैनर से आप करो। आप बेस्ट ये है कि आप शॉप से स्कैन करा के सबका पीडीएफ बना के आप रख लो। आप मैट्रिक, एफएससी, बीएस, एमएस या एमफिल, और इसके साथ आपका एक पासपोर्ट, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के बाद आपका जो पासपोर्ट है ये भी स्कैन फॉर्म में आपके पास होना चाहिए। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो मैंने आपको पहले बताया, आप रजिस्ट्रार ऑफिस से ले लो या यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट से ले लो, तो आपकी मर्जी है। 2 रिकमेंडेशन लेटर के भी 2 तरीकेकार होते हैं, या तो वो आपको वहाँ पे क्या क्या कहते हैं ऑप्शन दे देते हैं अपलोड करने की, आप वहाँ पे अपने रिकमेंडेशन लेटर को पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करते हो। अदरवाइज वो आपसे ईमेल एड्रेस मांगते हैं और आपका सुपरवाइजर आपके बिहाफ पे अपलोड करता है। और सुपरवाइजर के भी केस में 2 ऑप्शन होते हैं, या तो उसको वो कहते हैं कि पीडीएफ फॉर्म आप अपलोड करो, या वो उसको एक लिंक भेज देते हैं, उस लिंक के अंदर उन्होंने आपके सुपरवाइजर ने मैनुअली टाइप करके उसको फिल करना होता है। और रिकमेंडेशन लेटर जो है ये बहुत ही अच्छा लिखा होना चाहिए, ये सिंपल ये नहीं लिखा होना चाहिए कि दैट आई एम
दैट एक पर टीचर लिख दे कि ये स्टूडेंट मेरे पास पढ़ा था, इसने ये सब्जेक्ट पढ़े थे एंड आई रिकमेंड हिम। नो, टीचर वो सिलेक्ट करें जो कि आपका एमफिल का थीसिस का सुपरवाइजर है, और उसके रिकमेंडेशन लेटर के अंदर वो ये चीज़ ऐड करे कि मैंने इसने मेरे पास इस थीसिस पे काम किया, इसको ये अपरेटस यूज करना आते हैं, इसने ये सॉफ्टवेयर यूज किए हैं। वो एक अच्छा सा आप लिख के सुपरवाइजर के पास चले जाए और सुपरवाइजर से साइन करा ले, तो वो भी आपके लिए फायदा होगा, क्योंकि इन सब के मार्क्स होते हैं, ये सब चीजें जो है बैठ के ना आपकी पढ़ी जाती हैं। मेरे केस में क्या हुआ, मैंने एक बार रिकमेंडेशन लेटर दिया और मेरे मुझे सुपरवाइजर ने बना के दे दिया। ही वॉज नॉट माई सुपरवाइजर बट ही इज अ मोस्ट सीनियर प्रोफेसर इन आवर डिपार्टमेंट। तो उनका जो रिकमेंडेशन लेटर था वो मैंने अपलोड कर दिया। मैंने कहा ठीक है, इन्होंने सुपरवाइजर ने बना दिया तो ठीक है, ओके, सीनियर टीचर है, इन्होंने बना दिया होगा, ओके। और जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू के बाद ने मुझे कहा कि आपने जो रिकमेंडेशन लेटर भेजा है उसके एंड पे मेंशन है कि आप मास्टर डिग्री के लिए परसू करना चाहते हो। एंड आई वाज लाइक कि मैंने तो पीएचडी के लिए सुपरवाइजर से अपने टीचर से मांगा था। तो ये मिस्टेक्स भी होती हैं, ये आपके रिकमेंडेशन लेटर को बड़ा ही डीपली पढ़ते हैं, तो आपने ये गलतियां नहीं करनी। आपकी पब्लिकेशन अगर है तो उनकी पब्लिकेशन की कॉपीज आपके पास होनी चाहिए, मतलब पीडीएफ होना चाहिए, या उनका ये भी होता है अगर आपकी पब्लिकेशन ज़्यादा है तो आप एक वर्ड फाइल के अंदर आप अपनी पब्लिकेशन का टाइटल और उसका हाइपरलिंक लिख के आप लगा दो, ईयर, टाइटल, ईयर और उसका हाइपरलिंक। तो ये भी अक्सर जो है ना वो मांग लेते हैं अगर आपकी पब्लिकेशन ज़्यादा है। अब हम चलते हैं कि कॉल ओपन कैसे होती हैं और जो ये पीएचडी पोजीशंस हैं ये फाइंड कैसे करनी है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें मैं आपको सिंपल ये जो है ओपन करके दिखाऊंगा कि हमने जो कॉल होगी उसको पढ़ना कैसे, उसको समझना कैसे है। ये मैंने ओपन कर लिया, ये एडिशनल पोजीशन है। तो अब ये देखें यहाँ पे जो है एडिशनल पोजीशंस की कॉल आई थी मेरी ही यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ के अंदर। तो ये पीएचडी कॉल, ये जो पहला पहला है, कॉल फॉर एडमिशन 39 साइकिल, ये इंग्लिश में होगा या इटालियन में होगा तो उसका घबराना नहीं होता, पीडीएफ डाउनलोड करके आप उसको चेक कर सकते हो। ये रेटिफिकेशन, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगी, और ये होगा पीएचडी कोर्सेबल। अब इसमें दो चीजें होंगी, एक होगा ये पीएचडी कॉल, इसमें डिटेल लिखा होगा, इसमें लिखा होगा कि भाई कब आपका जो है ना वो डेडलाइन है, कितनी फीस है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, एटसेट्रा, इसमें ये डिटेल्स होंगी। और ये जो पीएचडी कोर्सेबल है ये होगा, इसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स के नेम, कि इस प्रोजेक्ट की, इस सब्जेक्ट की कितनी पोजीशंस है वो मेंशन होगा। अब जैसे ये मैंने ओपन किया तो अब देखिए यहाँ पे 20 कोर्सेज एडिशनल कॉल में थे। फर्स्ट कॉल के अंदर 600 प्लस सीट्स थी, सेकंड कॉल के अंदर 20 डिपार्टमेंट्स हैं और उन डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है ना पोजीशंस ओपन है। अब जैसे ये पहला पहला एस्ट्रोनॉमी हमने ओपन कर लिया। अब देखें एस्ट्रोनॉमी के अंदर ये आप चीज नोट करेंगे कि ये इंग्लिश में भी होगा और इटालियन में भी होगा। अगर ये इटालियन में होगा ना तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने इसी पीडीएफ को डाउनलोड करना है और इधर आपने लिख देना है इटालियन टू इंग्लिश, इटालियन टू इंग्लिश। और ये जो आपके पास आ जाएगी एक वेबसाइट जिसका नाम है जिसका नाम है translate.com। इस पे जाओगे आप लैपटॉप के अंदर और यहाँ पे आप अपलोड करके चेंज कर सकते हो। एक और भी है इस translate.com के अलावा, वो होती है गूगल ट्रांसलेट। तो उधर भी ये अपलोड होके ये जो है ना चेंज हो जाती है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। अगर ये इटालियन में भी आ जाए तो आपने इसको कन्वर्ट कर लेना है, सिंपल इज दैट, ओके। अब देखेंगे इसमें टोटल दो पोजीशंस अनाउंस हुई हैं एस्ट्रोनॉमी के अंदर, और दोनों ही फिक्स टॉपिक पे हैं। पहला है जी प्रोबिंग द मॉर्फोलॉजी एंड द स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्सीज बियॉन्ड द कॉस्मिक नोन, और दूसरा है जी एक्सप्लेनेट सर्च विद दिस एंड दैट, ये टॉपिक आप पढ़ लो। तो ये इसके ऊपर है। अब इन्होंने क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया है कि क्वालिफिकेशन के 50 मार्क्स हैं और ओरल एग्जाम, यहाँ पे इंटरव्यू को ओरल एग्जाम कहते हैं, उसके 50 मार्क्स हैं। अब क्वालिफिकेशन के अंदर जो है ना 40 मार्क्स जो हैं वो उन्होंने दे दिए हैं। अब दी सीवी मस्ट बी सबमिटेड इन द फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने ना हमें एक सीवी का फॉर्मेट दे दिया कि भाई आपने इस फॉर्म में सीवी देनी है। अब ये हो गया जी। अब यहाँ पे आपने इसी, आपको सीवी जो है यूरोपास में बनाने की जरूरत नहीं है। आपने यहाँ पे सिंपल अपना नेम लिखना है, सरनेम लिखना है, एड्रेस लिखना है, अपनी एजुकेशन ऐड करनी है, सिंपल चीजें हैं, इसको आपने फिल करके यही अपलोड करनी है। इसी की बेस पे वो आपकी इवेल्युएशन करेंगे। 40 नंबर की उन्होंने सीवी मांगी हुई है। अब सीवी के अंदर आपके जो होंगे वो परसेंट, जो आपके मार्क्स हैं, जो आपने कॉन्फ्रेंस अटेंड की, जो आपने वर्कशॉप अटेंड की, वो सारे ये खुद क्राइटेरिया बनाएंगे। कभी बता देते, कभी नहीं बताते, खुद क्राइटेरिया बनाएंगे और उसको उसी हिसाब से एवेल्युएट करेंगे। सेकंड चीज है जी पब्लिकेशन के 2 नंबर, अगर आपकी पब्लिकेशन है तो ओके, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। अदर डॉक्यूमेंट्स में 8। अब देखें, इट इज मैंडेटरी टू सबमिट अ रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन वन ऑफ द 1 पेज लॉन्ग, 1 पेज लॉन्ग का इन्होंने रिसर्च प्रपोजल मांगा हुआ है जिसके इन्होंने 8 नंबर दिए हुए हैं। अभी इस
प्रोग्राम का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा चेंज है। मतलब इसमें उन्होंने प्रपोजल को ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया, क्योंकि ऑलरेडी टीचर ने, सुपरवाइजर ने जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट करा के उस पर फंडिंग ली हुई है, तो उन्होंने मोस्ट को जो है ना वो अपना जो फोकस रखा है वो सीवी के ऊपर रखा है। अच्छा, अब इसी के अंदर अगर हम फिजिक्स में चले जाते हैं तो ये आ गया जी फिजिक्स। अब देखिए, फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी गैलीलियो गैलीली हमारा डिपार्टमेंट है, आईएनएफएन यहाँ पे एक रिसर्च सेंटर है जो कि इनको फंडिंग देता है। अब इसकी तीन पोजीशंस हैं, एडिशनल पोजीशंस। और पहला है जी थर्मोडायनेमिक एंड इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे इरिएटेड गिलास, और इसके प्रोफेसर का नाम भी है प्रोफेसर गैलीलियो मोनाको, जो कि यहाँ का हेड है। और दूसरी जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ एलोस्ट्रिकली रेगुलेटेड डीएनए, मेडिकल फिजिक्स का कोई है, और ये पीएनएनआर फंड्स में आया है। और इसका प्रोफेसर जो है उसका नाम भी यहाँ पे मेंशन होगा, प्रोफेसर अनामेरिया जैल्ट्रॉन। ये रिसर्च सेंटर का है, यहाँ पे मल्टीपल लोग काम करते हैं, ये नहीं होता कि यूनिवर्सिटी के अंदर 10 प्रोफेसर हैं। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी होते हैं, रिसर्च सेंटर के बंदे भी होते हैं, और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के भी होता है, तो ये कोलैबोरेशन में काम चलता रहता है, तो उसका कुछ यूं होता है क्राइटेरिया। अच्छा, अब इन्होंने जी क्वालिफिकेशन के 40 नंबर दिए हुए हैं, और ओरल एग्जाम के मतलब इंटरव्यू के 60 नंबर दिए हुए हैं। और अब इन्होंने डिवाइड कर दिए हैं 40 नंबर। एस्ट्रोनॉमी ने कहा हम खुद अपना क्राइटेरिया बनाएंगे, इन्होंने क्राइटेरिया हमें बना के दे दिया। पहला जी उन्होंने 5 नंबर का दिया हुआ थीसिस। तो आपका जो थीसिस है आपने वो देना है, और ये कितने पेजेस का होना चाहिए? ये 4 पेजेस का होना चाहिए। 60 पेजेस वाला थीसिस नहीं हो। 4 पेजेस में आप क्या कर सकते हो? आप एब्स्ट्रैक्ट, आप मेन मेथोडोलॉजी, या आपके जो रिजल्ट्स के ग्राफ्स हैं वो एक पेज पे लगा दो, और एंड पे कंक्लूजन और थोड़े से रेफरेंसेस ट्रिम करके आपने उसको कॉन्साइज करके अपलोड करना है। 4 पेजेस से ज्यादा ना हो। अगर ये 4 पेजेस से ज्यादा होगा तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, वो पढ़ेंगे नहीं, वो ये समझेंगे कि आपने उनकी क्राइटेरिया, आपने उनकी बातों को सही तरह से पढ़ा ही नहीं है। और सुपरवाइजर से वो साइन भी कराने हैं। नेक्स्ट है जी करिकुलम। करिकुलम के 20 मार्क्स हैं। बैचलर डिग्री का ग्रेड, वेटेड एवरेज ऑफ द ग्रेड्स ऑफ द एग्जाम टेकन फॉर द मास्टर, बैचलर की सीजीपीए, मास्टर की सीजीपीए। उसके अलावा जी सीवी, कंप्लीट लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन, कॉन्फ्रेंसेस, प्राइज, स्कॉलरशिप, स्टेज, स्कूल, इरasmus स्टेज विजिट्स, इन सारी चीज़ों के ये 20 मार्क्स लेंगे। मतलब ये अपना क्राइटेरिया बना लेंगे, 2 नंबर बैचलर के, 2 नंबर मास्टर के, 2 नंबर पब्लिकेशन के, 2 नंबर कॉन्फ्रेंस के, 2 नंबर सेमिनार के, एक्सेट्रा, 2 नंबर इरasmus के। तो इस हिसाब से ये 20 मार्क्स बनाएंगे। और अदर डॉक्यूमेंट में है जी 15 नंबर। एटलीस्ट वन एंड नो मोर देन टू रेफरेंस लेटर, वन मोटिवेशन लेटर। एक या दो, दो से कम ज्यादा ना हो रेफरेंस लेटर। अब ये रेफरेंस लेटर जब आप अप्लाई कर रहे होगे तो वहां पे आ जाएगा कि सुपरवाइजर ने ही क्या करने होते हैं, अपलोड करने होते हैं। वन मोटिवेशन लेटर 2 पेज का, 2 पेज का मोटिवेशन लेटर, एक पेज पे आपने अपनी मोटिवेशन बतानी है, सेकंड पेज पे आपने एक पेज का रिसर्च प्रपोजल बताना है। ये कर लोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन ऐसा जो उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती, आप सिर्फ रिसर्च प्रपोजल की जगह आप मोटिवेशन लेटर ही दे सकते हो। तो ये 15 नंबर का है, तो ये अपना क्राइटेरिया कर लेंगे। 10 नंबर या 7.5 नंबर के वो जो है ना रिकमेंडेशन लेटर ले लेंगे, और 7.5 नंबर के प्रपोज वो दे देंगे, प्रपोजल दे देंगे, और इसकी एक शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे। अब इस सब प्रोसेस का जो सबसे मजा है ना, इन्होंने एग्जैक्ट डेट दे दी होती है। अब ये जो कॉल ओपन हुई है ना, ये कॉल एक मंथ के अंदर क्लोज होगी। लेट से अगर इसकी जो ओपनिंग डेट है वो है 1 जनवरी, तो 30 जनवरी इसकी डेडलाइन होगी। एक महीने के अंदर आपने अप्लाई करना है। उसके बाद अब पब्लिकेशन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द वैल्यूएशन 10, अब इसकी अगर डेडलाइन है 1 नवंबर, तो विद इन 3 to 4 डेज या मैक्सिमम 10 डेज इन्होंने रिजल्ट्स अपलोड कर देने हैं। 10 नवंबर को जी इन्होंने इस वेबसाइट पे रिजल्ट जो है ना अपलोड कर देने हैं, जिन बंदों के सीवी वैल्यूएशन हुई है। 40 मार्क्स हैं, तो इन्होंने थ्रेशोल्ड बनाया होगा। और वो थ्रेशोल्ड क्या होगा? इट इज इन ऑर्डर टू बी एडमिटेड टू द ओरल एग्जामिनेशन कैंडिडेट मस्ट स्कोर एटलीस्ट 7 out of 10 इन द प्रेजेंटेशन। मतलब ये जो 40 मार्क्स हैं, 40 मार्क्स में से 32 मार्क्स जिसके आएंगे वो इसमें फॉल करेगा, क्वालिफाई करेगा फॉर इंटरव्यू। और ये लिस्ट लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके पास वो रिजल्ट आ जाएगा। अब ये डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स का ये पीडीएफ खुल जाएगा, ये वेबसाइट खुल गई है, इसके अंदर ये जो है ना इवेल्युएशन ऑफ क्वालिफिकेशन, अब तो ये कंप्लीट हो चुकी हैं। तो इधर इवेल्युएशन ऑफ क्वालिफिकेशन पे क्लिक करोगे, ये पासवर्ड होगा, जब आप अप्लाई कर रहे होगे तो वो पासवर्ड आपका ईमेल में आएगा, और यहाँ से आप डाउनलोड कर लोगे। ओके, नेक्स्ट थिंग इज, हम कहाँ चले गए? हाँ, यहाँ पे थे। ओके,
10 तारीख को आपका क्या होगा, लिस्ट लगेगी। 10 तारीख को ही आपको बता देंगे कि आपका इंटरव्यू क्या होगा। इंटरव्यू के लिए लिंक भेजते होते हैं ईमेल पे। अगर लिंक नहीं भेजते तो यहाँ पे उन्होंने ये वेबसाइट दी होती है, उस वेबसाइट पे जाके आपने खुद ही चेक करना होता है कि भाई कौन सा लिंक है। ये यहाँ पे देखेंगे इन्फॉर्मेशन अबाउट ओरल एग्जाम, यहाँ पे क्लिक करोगे, ये भी पासवर्ड होगा, तो इसके अंदर आपका जूम का लिंक होगा। जब आप अप्लाई कर रहे होगे तो वो वाला जूम का यहाँ पे लिंक होगा। ओके। और 15 नवंबर को जी आपका ओरल एग्जाम होगा, और यहाँ पे बता भी देते हैं कि भाई इस डेट को आपने वो करेंगे। अब ये देखिए डेडलाइन 24 नवंबर को आपकी लिस्ट लग जाएगी। मतलब ये कि 10 तारीख को लिस्ट लगी है, 24 तारीख को फाइनल रिजल्ट लगेगा, और 1 जनवरी से इसकी क्लासेस स्टार्ट है। सो ओवरऑल जो है ना, ये एक मंथ के अंदर अंदर ही आपको फाइनल कर देंगे कि एक मंथ के अंदर अंदर आपकी सिलेक्शन हो गई है। चले भी, अब आप अपना वीजा प्रोसेस स्टार्ट करें। ये इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। आपका एडमिशन एक सिक्योर होने पे आता है, तो एक महीने के अंदर अंदर आपका काम हो जाता है। तो ये मोटी मोटी चीजें थी जो कि इस वीडियो में मैंने शेयर की हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन पोजीशंस को फाइंड कैसे करना है, इन पोजीशंस को अप्लाई कैसे करना है, कुछ सैंपल्स मैं आपको दिखा दूंगा। अभी मैं आपको एक सैंपल रिसर्च प्रपोजल का दिखा देता हूँ, जो कि मैंने एक जगह अप्लाई किया था। तो ये है स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस ऑफ फंक्शनल मटेरियल्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ बेटर एफिशिएंट फंक्शनल लिंक्स। मैंने इसमें टेबल ऑफ कंटेंट बनाया, मैंने इसमें एब्स्ट्रैक्ट लिखा, मैंने इसमें कीवर्ड्स लिखे, मैंने इंट्रोडक्शन स्टेट ऑफ आर्ट, एक ही चीज होती है, वो लिखा। अच्छा, उसके ऊपर मैंने जी रेफरेंसेस दिए, और इसके बाद जी मैंने कुछ डायग्राम्स ऐड की, ऑब्जेक्टिव्स लिखे, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी यूज की, और वर्क प्लान मैंने यहाँ पे गैंट चार्ट नहीं बनाया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट्स ब्लू पॉइंट्स के फॉर्म में लिख दिया। आप इसको वो भी कर सकते हो, क्या नाम है, गैंट चार्ट भी बना सकते हो। और एंड पे रेफरेंसेस। कुछ लोग इसका एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखते, कुछ लोग लिखते हैं, तो ये टोटली यहाँ पे डिपेंडेंट है कि आप एब्स्ट्रैक्ट लिखो या ना लिखो। मैं लिखता था, मेरी अपनी मर्जी। इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हर बंदे का अपना ही एक तरीकाकार होता है। तो ये आज की कुछ चीजें हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है ना, हम इन पोजीशन को फाइंड करने का मेथड भी हम फाइंड करेंगे।